वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। और न्यू पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अस्का अहमद। नाज़रीन सुबह बखैर, और उम्मीद करते हैं मेरे साथ साथ आप सबकी सुबह भी बड़ी खूबसूरत गुजर रही होगी। और खूबसूरत बनाने के लिए सुबह को ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी सुबह का आगाज़ किस तरीके से करते हैं। तो अगर आगाज़ की बात की जाए तो अमूमन अक्सर लोगों को हम देखते हैं कि सुबह उठते साथ ही गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं, फिर कुछ हल्की फुल्की एक्सरसाइज के लिए पार्क्स का रुख करते हैं, वॉकआउट करते हैं, और इस तरीके से अपनी जो मेंटली और फिजिकल सेहत है उसको बेहतर बनाने के लिए लोग सुबह सुबह वर्कआउट पे भी हमें बाहर नजर आते हैं। तो मेरी तरफ से अपनी खूबसूरत सुबह को बनाने के लिए और सुबह का आगाज करने के लिए आप सबको एक छोटी सी टिप है कि आप सब भी अपनी सुबह को बेहतरीन बनाने के लिए और दिमागी तौर पे और जिस्मानी तौर पर फिट रहने के लिए सुबह सुबह उठकर हल्की सी वॉक के लिए, तफरी के लिए ज़रूर जाया करें। अपने नियर बाय कोई भी घर के पास कोई प्लेस है, कोई पार्क है, कोई ट्रैक है, तो आप उसका रुख करें ताकि आप लोग मेंटली तौर पर और फिजिकली तौर पर तंदुरुस्त और तवाना रह सकें और मोटिवेटेड फील करें। जब अपने आप दिन का आगाज़ इस अंदाज में करेंगे तो यकीनन जब आप अपने काम पर जाएंगे, वर्किंग वुमेन्स हैं या फिर जो मर्द हजरात हैं, जब घरों से बाहर निकलेंगे और एक अच्छा सा बैलेंस सा नाश्ता करके, तो वो इस बात को रियलाइज़ करेंगे कि आपका दिन कितना अच्छा गुजरेगा और आप अपने आप को कितना तवाना और मोटिवेटेड फील करेंगे अपने काम के दौरान, और मेंटली तौर पर भी आप अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे अपने वर्क प्लेस के साथ। तो ये मेरी तरफ से सुबह के लिए आपको एक छोटी सी टिप थी। और नाजरीन, इस टिप के बाद अब हम आगाज़ में बात करेंगे इंतहाई एक अफसोसनाक और तशवीशनाक खबर के साथ। और यकीनन आप सबके इल्म में होगा कि इंतहाई गुज़िश्ता रोज़ एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, और वो है शारजा से कराची आने वाला जो कार्गो निजी त्यारा था, उसको ये हादसा पेश आया। और बताया ये जा रहा है कि दौरान परवाज़ एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से उसका जो राबता था वो मुनक़ता हो गया, और राबता बहाल करने की बार बार कोशिश की गई, लेकिन मालूम नहीं किया जा सका कि आखिर ये त्यारा गुमा कहाँ है, लापता कहाँ हुआ है। और बाद में ये मालूम हुआ कि बलूचिस्तान के साहिल और ओमाड़ा के करीब बहिरे अरब में ये जो त्यारा था, इसको अफसोसनाक वाक़या पेश आया और ये लापता हो गया। इस तैयारे के अगर स्टाफ की बात की जाए तो इसमें 5 लोग सवार थे, जिनमें इंजीनियर्स भी थे, जिनमें पायलट्स भी थे, और साथ ही जो लोड मास्टर था, ये बाकी अमला तमाम तर इस जहाज़ में सवार था जिस वक्त ये हादसा पेश आया है। और इतलात के मुताबिक जो रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं उनके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि ये जो तैयारा था, इसका नेविगेशन सिस्टम जो था ना, इससे मुतालिक इन्फॉर्म किया गया था स्टाफ की जानिब से कि नेविगेशन सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, और ये बताया गया था एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को। और अब इंतहाई अफसोसनाक खबर ये भी मौसूल हो रही है कि इस तैयारे में जितने लोग भी सवार थे तमाम शहीद हो गए हैं, तमाम की जो मौत की तस्दीक कर दी गई है। इंतहाई ही अफसोसनाक खबर है जिस पर हम सब इस वाक़े को लेकर रंजीदा हैं, और हमारे लिए इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है कि इंतहाई महारत के साथ और एक कामयाबी के साथ जो एक फ़ज़ा के अंदर लोग अपना काम अंजाम दे रहे थे, इंतहाई अफसोसनाक वाक़े का वो शिकार हुए। और इसी पर जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने और सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने भी गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है, और तमाम जो मुतल्लिका अमला है, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है, उनको तमाम तर जो अपने रिसोर्सेज हैं उनको बेहतरीन अंदाज में परफॉर्म करने की उनकी जानिब से इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। साथ ही साथ जितना भी अमला है उनको ये कहा गया है कि वो बेहतरीन अंदाज में अपना जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको पाए तकमील तक पहुंच जाएं। और नाज़रीन, इससे मुतालिक अगर आपको बात बताएं कि ये जो इस वक्त सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जैसे ही ये तैयारा लापता हुआ, इसका नेविगेशन सिस्टम जब ख़राब हुआ और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को जब स्टाफ की जानिब से ये बताया गया कि जो नेविगेशन सिस्टम है उसमें कोई मसला आ रहा है, तो साथ ही साथ जो एयरपोर्ट स्टाफ था, पाकिस्तान एयरपोर्ट जो अथॉरिटी है, उसने फिर फ़ज़ाई जो हमारी पाक फ़ज़ाइया है, पाक बहरिया है, फिर ईदी फाउंडेशन है और दीगर जितने भी मुतल्लिका इदारे हैं, उन्होंने फिल फोर
और अपना बाकायदा एक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन बाकायदा तौर पर शुरू कर दिया ताकि इन लापता अफराद को तलाश किया जा सके। और अभी भी ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन इंतहाई अफसोसनाक खबर जो अब मौसूल हुई है वो ये है कि तमाम इस तैयारे में सवार जो अफराद थे, जो स्टाफ था, उनके लापता होने की तस्दीक होने के बाद अब ये मालूम हुआ है कि वो इस हादसे के अंदर जान बहक हो गए हैं। इंतहाई हमारे लिए ये बैड न्यूज़ है और दिन का आगाज़ हम यकीनन चाहते हैं कि अच्छी खबर से करें, लेकिन इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जिस पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी इस वाक़े की तरदीद की है। फिर जो हम सदर मुमलिकत हैं आसिफ अली जरदारी, उन्होंने भी इस वाक़े से मुतालिक गहरे दुख और अफसोस का इज़हार किया है। और आगे बढ़ते हुए प्रोग्राम में अब हम बात करेंगे कराची की, और कराची से आपको बताएं तो एक नहीं, दो नहीं, 100 से ज़ायद बच्चों में HIV की तस्दीक हुई है। इंतहाई अलमनाक ये वाक़या है, इंतहाई अफसोसनाक ये बात है कि किस तरह मासूम बच्चों को ये वायरस आखिर अफेक्ट किस तरह कर रहा है। और इस वक्त जो कराची के हस्पताल हैं और मुतल्लिका अमला है और इन मासूम बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनके लिए भी ये इंतहाई ख़तरनाक बात है, इस वक्त चैलेंजिंग बात है कि आखिर डील किस तरह किया जाए इस तरह की सिचुएशन को, जिस वक्त वो अस्पतालों में अपने मासूम बच्चों को इस इंतहाई खतरनाक वायरस का शिकार होते हुए हॉस्पिटल के बेड्स में देख रहे हैं। और ऐसे में वालिदैन के अंदर भी ये तशवीश पाई जा रही है कि आखिर उनके बच्चे इस वायरस से अफेक्ट किस तरह हुए, कौन सी ऐसी वजूहात हैं, कैसे ये वायरस स्प्रेड किया, कैसे उन तक वायरस पहुंचा। और कराची के बात की जाए इस वक्त अस्पतालों की, तो कराची के हालिया अरसे के दौरान बच्चों के अंदर ये केसेस जो हैं बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रही हैं और इसके पीछे मुख्तलिफ जो हैं पहलू भी सामने आ रहे हैं। क्या गैर महफूज इंजेक्शंस हैं या फिर गैर मयारी ब्लड स्क्रीनिंग है या इस तरह के दूसरे जो फैक्टर्स हैं, कॉन्टेमिनेटेड चीज़ें हैं या मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, क्या इससे मुतालिक वजूहात अभी तक सामने आई हैं। इंतहाई अफसोसनाक बात है। हमें ज्वाइन किया है कराची से न्यू न्यूज़ की नुमाइंदा सुमैया खुर्शीद ने। सुमैया, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए मॉर्निंग शो में। सुमैया, आपसे जानना चाहेंगे कि ये इंतहाई ख़तरनाक खबर हम तक पहुंची है, क्या बताएंगे हमें आप किस तरह से ये वायरस स्प्रेड कर रहा है, कितने बच्चे इस वक्त इस वायरस का शिकार हैं? बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल ये खासी तशवीशनाक सूरत हाल है क्योंकि HIV जो वायरस है ये अमूमन देखा जाता है कि इससे जो मुंसलिक चीज़ की जाती है वो कि बड़ों में ये होता है, लेकिन बच्चों में इसका होना बहुत ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल है। ये वही केस है जो याद होगा आपको रतो देरों में हुआ था जब बच्चों में HIV पॉजिटिव आने लगा था। सेम यही सिचुएशन कराची के अस्पताल में हुई है। कराची में ये सोशल सिक्योरिटी के तहत चलने वाला वली का अस्पताल है जिसमें ये सैसी के तहत चल रहा है, जिसमें मुसलसल ये केसेस रिपोर्ट हुए और हमने देखा कि तकरीबन रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि 100 से ज़ायद और 200 तक ये बच्चों की तादाद है। और अगर मैं आपको इन बच्चों की उम्रें बताऊं तो आपको इंतहाई अफसोस होगा ये जानकर कि 3 माह से लेकर 9 साल तक के बच्चों का एज ग्रुप है, जिनमें से ये तकरीबन 100 से 200 बच्चे मुतासिर हुए हैं और 9 की इसमें डेथ हो गई है। और अगर हम ये बताएं कि ये चीज़ कब से नोट की जाने लगी तो ये तकरीबन 2025 के सितंबर से ये चीज़ नोट की जाने लगी। केसेस उससे पहले भी हुए होंगे, जब रेगुलर केसेस हुए तो ये चीज़ मंजर आम पे आई कि आखिर छोटे बच्चों में HIV क्यों आ रहा है, इसकी क्या वजूहत है। तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है ना सिरिंजेस का इस्तेमाल है, बार बार एक सिरिंजेस का बार बार इस्तेमाल। और जब हमने वालिदैन से बात की, उनके वालिदैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की, तो उनके वालिदैन का यही बताना था कि ये बच्चे पैदा भी उसी अस्पताल में हुए, फिर ये इलाज के लिए लेके भी उसी अस्पताल जाते थे, क्योंकि ये अस्पताल जो है लेबर जो तबका है उसके लिए अस्पताल है, वहाँ पे यही इसी तबके के लोग जाते हैं। और मैं आपको बताऊं कि सैसी के तहत इंक्वायरी कमेटी ने भी इस शो को नोटिस अभी जारी कर दिए 35 मुलाजमीन को, और जिसमें उनसे यही तलब किया गया है कि आखिर ये चीज़ कैसे फैली है, जिसमें साबिक MS मुमताज शेख और डिस्पेंसर बशारत खान का किरदार बराह रास्त मुजरिमाना करार दिया गया है। और इस 17 अरकान और 2 ऑडिट अफसरान मुअत्तल हुए हैं और उनसे 14 दिन में इसका जवाब तलब करने का हुक्म जारी किया गया। अगर उन्होंने 14 दिन में जवाब नहीं दिया तो उनके खिलाफ खासी कार्रवाई होगी। जबकि अस्पताल में मैं आपको बताऊं कि एक तो डॉक्टर होते हैं, लेकिन इस सारे मामले में जो हमने देखा है तो डॉक्टर्स के बाद जो अमला होता है जिसमें आपके अस्पताल के नर्सेज होते हैं, आपके डिस्पेंसर्स होते हैं, ये इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव किरदार अदा करते हैं, क्योंकि
एक्चुअली इंजेक्शन यही इंजेक्ट कर रहे होते हैं, डॉक्टर्स इंजेक्शन नहीं लगा रहे होते। और इनकी ये ट्रेनिंग नहीं सही हुई है, या इसमें करप्शन है, या एक पूरी ये एक साजिश है, क्योंकि इसका देखिए एक बजट होता है बाकायदा, जो HIV का बजट है, आखिर वो बजट कहाँ जा रहा है? अगर एक ही सिरिंज बार बार इस्तेमाल हो रही है, उस बजट में सिरिंजेस तो नई खरीदी जा रही होंगी। अगर आप एक ही सिरिंज को बार बार इस्तेमाल करें तो इट्स मीन जो सिरिंजेस कागजात में खरीदी जा रही हैं उसका बजट किधर जा रहा है? तो इस तरह की कमेटियां, जबकि एडवोकेट जो तारिक मंसूर हैं, जो कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर भी हैं, उन्होंने ये सारा मामला सिंध कोर्ट में उठाया है और इन्हीं के ही उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। इनका ये बताना ये है कि जो वली का अस्पताल है, इसमें इस्तेमाल शुदा सिरिंजेस का बार बार इस्तेमाल होने से बच्चों में ये एड्स का मर्ज पाया गया है, और जिसमें 9 बच्चे जान की बाजी हार गए हैं। और मैं आपको एक बहुत एक्ट बताऊं तो द सिंध रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ डिस्पोजेबल सिरिंजेस एक्ट 2010 की अगर हम बात करें तो ये खासा इंपॉर्टेंट एक्ट है, जिसके तहत जो है कानून मौजूद है कि जो आपकी सिंगल यूज यानी एक बार इस्तेमाल होने वाली सिरिंज है, या ऑटो डिसेबल सिरिंज की जगह अगर आम डिस्पोजल सिरिंज आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये खासा संगीन जुर्म है, जिसपे आपको कैद हो सकती है। जिसपे हमने देखा कि ड्रैप ने गैर कानूनी और गैर मेयारी सिरिंजों के खिलाफ मुल्क भर में क्रैकडाउन किया है, और उसके बाद ये तय पाया है कि 1 अक्टूबर 2026 से आम जो सिरिंजेस हैं उसका इस्तेमाल, उसकी तैयारी, उसकी फरोख्त बिल्कुल बंद कर दी जाएगी, और उनकी जगह सिर्फ ऑटो डिसेबल और सिंगल यूज सिरिंजेस का ही इस्तेमाल किया जाएगा, जिन्हें एक बार इस्तेमाल करके दोबारा इस्तेमाल करना जुर्म होगा, सख्त जुर्म होगा। और नई चीज़ क्या आई है कि हमने वफाकी मिनिस्टर मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से भी ये बात देखी थी कि उन्होंने बताया था कि अब हम बार कोड ला रहे हैं सिरिंजेस पर, उनके बॉक्सेस पे अद्वियात पर बार कोड होगा, जिसको खुद खरीदार बार कोड को स्कैन करके जान सकेगा आया ये चीज कब बनी, ये चीज का क्या डेटा है। इससे काफी सारी चीजें जो है हम देखेंगे कि रुक जाएंगी। बिल्कुल। अच्छा सुमैया, ये तो आपने बड़ा अच्छा बताया कि ये इनिशिएटिव भी लाया जा रहा है कि बारकोड के जरिए हम मालूम कर सकेंगे कि इस सिरिंज की मियाद कब तक है और इसको कब बनाया गया और क्या ये अभी भी काबिल इस्तेमाल है। ये बताइएगा कि आपने तमाम तर मामले में हमें सारी तफसीलात तो कहा गया, अब जो मुतासरा बच्चे हैं उनके वालिदैन की जानिब से क्या खदशात जाहिर किए जा रहे हैं और वो क्या शिकायत बयान कर रहे हैं? देखिए, ये काफ़ी संगीन मामला होता है। अगर हम इस मामले को गौर से देखें तो मैं और आप भी अपनी कोई ऐसी चीज़ बाहर नहीं लाना चाहेंगे जिससे हमारा सोसाइटिकल बाइकआउट हो। ये जिस इलाकों के लोग हैं ये काफ़ी डाउन एरियाज़ होते हैं जहाँ पे गरीब तबका रहता है, मजदूर तबका रहता है, रोज़ाना की उजरत कमाने वाले लोग रहते हैं। इनके पास इतना वक्त और इतने इनके पास वसाइल या इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि ये अच्छे अस्पतालों का रुख करें। इस वक्त जो हमने बात की, जो वालिदैन अपने बच्चों को लेकर आए, हम उनकी वीडियोज़ नहीं चला सकते क्योंकि ये माइनर बच्चे हैं सब, इनके चेहरे नहीं टीवी पे दिखाए जा सकते। ये सिक्योरिटी के मामलात भी होते हैं और इनका सोसाइटी में बाइकआउट हो जाता है। इनमें से जो बच्चे बच जाएंगे, जाहिर सी बात है वो आगे जाके बड़े होंगे, उन्होंने सोसाइटी में भी जाना है। ये एक बीमारी, ऐसी बीमारी कंसिडर की जाती है जिससे लोग मिलना पसंद नहीं करते। इनके वालिदैन का बताना ये है कि जब इनके बच्चों में ये चीज़ पाई गई, नाक से ब्लीडिंग शुरू हुई, तो जो मोहल्ले के लोग हैं उन्होंने इनका बाइकआउट कर दिया कि इस बच्चे के साथ कोई नहीं खेले, ये मासूम बच्चे हैं। ये अब चंद माह का बच्चा तो घर में रह सकता है, लेकिन 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा, 9 साल का बच्चा तो स्कूल पढ़ने भी जाएगा, बाहर भी जाएगा। तो इस वक्त इनका शदीद सोसाइटी में बाइकआउट चल रहा है। पेरेंट्स ने बताया कि हमसे लोग मिलना पसंद नहीं कर रहे, हमारे साथ लेन देन नहीं कर रहे, हमसे बात नहीं कर रहे। हमारा इवन कि अगर हम बाहर सोसाइटी में कहीं नमाज भी पढ़ने जाते हैं या कुछ है तो उसमें भी एक बाइकआउट चल रहा है कि थोड़ा सा लोग फासला रख रहे हैं कि यार इनके घर में एड्स फैल चुका है। तो ये काफी तशवीशनाक सूरत हाल है, ये काफी संगीन जुर्म है। इसमें जो लोग मुलव्विस हैं उनको उनके साथ सख्त से सख्त रवैया अपनाने की जरूरत है ताकि ये चीज आगे नहीं हो। और हमने ये भी देखा कि जो वली का अस्पताल है इसमें बाकायदा एक नेटवर्क मुनज़्ज़म था जो कि डॉक्टर्स को, नर्सेस को भी एक प्रेशर में रहता था कि आप यही सिरिंजेस बार बार इस्तेमाल करें। ये सारे मामलात हमने देखे। अच्छा, माहिरीन का ये कहना है कि जो HIV होता है ये मुदाफ़ियती जो निज़ाम होता है इस पर डायरेक्ट हमला करता है, उस वायरस से जिसमें मुकम्मल तौर पर निकालना मुश्किल है। इस वायरस को आप, अगर ये वायरस आपके अंदर एक दफ़ा चले जाए तो मुकम्मल तौर पर इसका निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन दवाइयों के जरिए, इंजेक्शन वगैरह के जरिए इसको हाँ कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन जो शख्स एक बार HIV पॉजिटिव हो जाए तो वो जाहिर सी बात है वो उस तरह एक्टिव नहीं रहता और सोसाइटी में उसका अलग बैकआउट शुरू हो जाता है कि ये HIV पॉजिटिव है। तो इसलिए हमने देखा कि हमने इसकी वीडियोस, इसकी तस्वीर बिल्कुल भी टीवी पे इस्तेमाल नहीं किए, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि मीडिया एथिक्स के जरिए सोसाइटी को ये पता नहीं चले कि ये है वो बच्चा, ये है वो। यहाँ पे एक अहम सवाल ये भी पैदा होता है ना कि जिस तरह आपने बताया कि 35 मुलाजमीन हैं जिनको मुअत्तल किया गया है, तो क्या ये इंक्वायरी
इंक्वायरी सिर्फ कागजी इंक्वायरी रहेगी या वाकई में इस अमले के खिलाफ कोई एक्शन भी लिया जाएगा? और ये कौन कौन से 35 मुलाजमीन थे जिनके खिलाफ जिनको ये सस्पेंड किया गया है और इंक्वायरी की जा रही है? देखिए, ये एक तो हैरत की बात यह है कि इस इंक्वायरी कमेटी में ये बात कही गई है कि जो HIV के फैलाव में साबिक MS मुमताज शेख साबिक हैं, वो उसके साथ जो डिस्पेंसर बशारत खान कहा जा रहा है, तो मुबैने तौर पे ये भी कहा जा रहा है कि ये जो बशारत खान साहब हैं, इनका करेक्टर खासा मशकूक है और ये बेसिकली वलीका हॉस्पिटल के एम्प्लॉय हैं भी नहीं, ये किसी दूसरे अस्पताल के एम्प्लॉय हैं जो कि यहाँ पर MS के ऑफिस में बैठे रहते थे और ये सबको डील करते थे, सबको बाकायदा कहते थे कि आपने ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से बाहर आई हैं। अगर हम इंक्वायरी कमेटीज़ की बात करें तो हमें बिल्कुल हो सकता है हम अपने कोर्ट्स पे, अपने उस पर एतमाद है कि वो इस पर कोई ना कोई अच्छा एक्शन लेंगे और जिस तरह इस पे अब काम हो रहा है, जिस तरह मीडिया रिपोर्ट सामने आई है, जिस तरह मीडिया आवाजें उठा रहा है, तो ऑब्वियसली इस पे हम देखेंगे कि जो भी इसमें कल्प्रेट हैं, जो भी इसमें शामिल हैं लोग, उनके साथ एग्जैक्टली उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए, उनको सजाएं इतनी सख्त होनी चाहिए। इनकी काफी सख्त सजाएं हैं, इनकी काफी जुर्माने भी काफी सख्त हैं जो इस तरह के इसमें सारे इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा सुमैया, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपकी अब क्या सजेशन है इस तमाम सूरत हाल में? वालिदैन अपने बच्चों को HIV से या इस तरह के जो दीगर इन्फेक्शंस हैं उनसे बचाने के लिए क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें? आप क्या कहेंगे इस पर? एहतियाती तदबीर का ये है कि जहाँ तक हमारी वालिदैन से बात हुई है तो हमने ये चीज़ भी पूछी वालिदैन से कि ये जो आप लोग HIV पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, तो क्या ये वलीका की अपनी रिपोर्ट्स हैं? तो उनका ये बताना था कि जब हमारे बच्चों की हालतें बिगड़ी तो हम बड़े अस्पताल लेके गए जो कि प्राइवेट अस्पताल हैं और हमने वहाँ खर्चा हमने किस तरह किया और वहाँ पर हमने जब टेस्ट करवाए तो उन रिपोर्ट्स में उनका पॉजिटिव आना, जाहिर सी बात है उनके इलाज इस वक्त चल रहे हैं और यही होप्स हो कि बच्चे सेहतियाब मुकम्मल तौर पे तो ना हो सके लेकिन बेहतर सिचुएशन हो सकती है बच्चों के साथ। डॉक्टर्स यही कह रहे हैं कि अभी उनका इलाज जारी है। और इस वक्त सुमैया ये भी बताइएगा कि महकमे सेहत की जानिब से और सूबाई हुकूमत को जाहिर है इतना बड़ा वाकया पेश आया है, इस पर एक्शन लेना उनका बनता भी है, तो उनकी जानिब से क्या इकदाम किए गए हैं? देखिए, इक़दामात की अगर हम बात करें ना तो मैं आपको एक हैरत अंगेज़ बात ये बताऊं कि ये जो मैंने आपको अभी एक्ट बताया था सिरिंजेस का, इस एक्ट को अगर हम गौर से देखें तो इस एक्ट के तहत इस सारे में जो FIR कटवा सकता है ना वो सेक्रेटरी हेल्थ है जो FIR कटवा सकता है, कोई और इसकी जगह FIR सकता। यानी कि जिनके बच्चों को HIV पॉजिटिव हुआ है उनके वालिदैन FIR भी नहीं कटवा सकते, FIR सिर्फ सेक्रेटरी हेल्थ कटवा सकते हैं। ये इतना सख्त ये सारे मामला रखे गए हैं। तो जब पेरेंट्स बेबस हुए तो उन्होंने जो है वो ह्यूमन राइट कमीशन के जो मेंबर हैं तारिक मंसूर एडवोकेट, उनसे जब राब्ता किया, उन्होंने इस मामले को देखा तो उन्होंने ही सारे मामले को आगे चलाया है। सिंध हाई कोर्ट में इसकी बाकायदा हेयरिंग जारी है और अभी 2 तो हो चुकी हैं, तीसरी हेयरिंग जल्द ही होगी, तो इस मामले को मजीद देखा जाएगा कि मामला कहाँ तक पहुँचे। इसके अलावा सैसी की जानिब से भी कमेटी बिठा दी गई है और उन्होंने भी 14 दिन में जवाब तलबी का हुक्म जारी कर दिया। उसके बाद वो अपने ये 17 रुकनी अमला जो इन्होंने इसमें शामिल किया है, जिसमें 2 ऑडिट अफसरान भी शामिल हैं, उनके खिलाफ वो क्या एक्शन लेंगे ये तो फिर 14 दिन बाद ही पता चलेगा कि ये आया ऊँट किस करवट बैठता है। ठीक है, सुमैया हमारे साथ मौजूद थी, तमाम तर जो भी सूरत हाल है इससे मुतालिक हमें अपडेट करी थी। सुमैया बहुत शुक्रिया आपका। इंतहाई खतरनाक ये खबर मौसूल हुई है और यकीनन पेरेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा ये खतरनाक बात है जब वो देखते हैं अपने मासूम बच्चों को इंतहाई इस वायरस का शिकार हुए हुए, जो इंतहाई खतरनाक वायरस है, फिर उसका ट्रीटमेंट और फिर किस तरह की हालत में वो अपने बच्चों को देख रहे हैं, तो यकीनन हम सब के लिए भी एक लम्हा फिक्रिया है और इस पर सूबाई हुकूमत और तमाम तर जो इससे मुतालिक डिटेल्स थी वो हमारी नुमाइंदा हमारे साथ शेयर कर रही थी, ये हमने आपके साथ भी शेयर किया। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक व्यूअर्स, बढ़ेंगे अपने प्रोग्राम के नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब और ये हमारा सेगमेंट बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है जिसमें हम बात करेंगे एज से मुतालिक। नाज़रीन, उम्र जिसको हम कहते हैं, कहा जाता है कि उम्र सिर्फ एक नंबर है, लेकिन क्या ये नंबर वाकई में इतनी वैल्यू रखता है? अगर उम्र की बात की जाए तो सिर्फ हम इसे एक नंबर कंसीडर करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जब हम उम्र की बात करें तो 40 साल की उम्र के बाद हमारी जो जिस्म है इसमें ऐसी खामोश तब्दीलियां होती हैं जिनका अक्सर हमें भी
पता नहीं चलता कि 40 की एज के बाद आपकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिनका अक्सर औकात हमें भी पता नहीं चलता, मर्द हो या खवातीन, और वो इसको इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि 40 की एज के बाद आपको अपना एनर्जी लेवल कम फील होगा, आपका वेट भी बढ़ सकता है, साथ ही साथ आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो भी स्लो हो सकता है और आपकी नींद भी मुतासिर हो सकती है। कुछ लोग होते हैं जिनको जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है उनको नींद का प्रॉब्लम बड़ा शुरू हो जाता है, एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं, और कुछ लोगों के अंदर ये भी देखा गया है, एक्सपर्ट्स बताते हैं कि हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं जिनकी वजह से उनके जो बॉडी का सिस्टम है वो अफेक्ट होता है। आखिर लोग इन तब्दीलियों को क्यों इग्नोर करते हैं और इसको उम्र का तकाजा समझकर क्यों एक्सेप्ट कर लेते हैं, और इन तब्दीलियों से अपने आप को महफूज कैसे रखा जा सकता है, और इन तब्दीलियों के साथ साथ अपने लाइफस्टाइल को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, इस सेगमेंट में हम इस तमाम मौजू पर बात करेंगे। तो जो एक्सपर्ट्स हैं, हेल्थ एक्सपर्ट्स, वो ये बताते हैं कि अगर आप अपनी आपको थोड़ी सी तवज्जो दें और अपनी जो लाइफस्टाइल है, अपनी रूटीन है, उसको थोड़ा सा बेहतर बनाएं तो आप इन तमाम जो चेंजेस हैं जो आपकी एज के साथ आते हैं उनसे आप बच सकते हैं और अपने जो जिस्मानी और जो ज़हनी सेहत है उसको मेंटेन रख सकते हैं और तरोताज़ा फील कर सकते हैं, मोटिवेटेड फील कर सकते हैं। छोटी छोटी सी प्रैक्टिसेस हैं जो हेल्थ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अगर आप उनको अपनी रूटीन में शामिल करें तो आप अपने जो लाइफस्टाइल है और अपनी एज है उसको आप रोक भी सकते हैं, और अगर आपकी एज बढ़ रही है तो एज बढ़ने के साथ साथ आप अपने बॉडी में होने वाले जो चेंजेस हैं उनको भी रोक सकते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि अगर आप सुबह उठें, गर्म पानी पिएं और वॉक करें और एक अच्छा नाश्ता लें तो आप अपने आप को और अपनी जो बॉडी को है उसको लाइफस्टाइल में ये बेहतरी ला सकते हैं। इसी सारे मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ इन स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर दानियाल शीश, और ये नेचुरोपैथिक और लॉन्गजेविटी एक्सपर्ट हैं। इनसे इस तमाम मौजू पर हम बात करेंगे। सर वेरी वेलकम टू आवर शो। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। सर आपने इंट्रोडक्शन में तो सुन ही लिया होगा जो मैंने बात की। सारा कुछ तो आपने बता दिया लेकिन इससे ज्यादा भी हम आपसे जानेंगे। अच्छा सर, 40 की जो एज है अक्सर लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, तो आपको क्या लगता है कि 40 साल की उम्र के बाद बॉडी के अंदर कौन कौन सी नुमाया तब्दीलियां हैं जो आना शुरू हो जाती हैं? देखिए, जवानी जो है ना वो ढलना शुरू होती है, ठीक है, और आप बुढ़ापे की तरफ जो है सफ़र शुरू कर देते हैं। सबसे पहला काम तो ये है कि आप अपने अंदर बच्चा जो है ना उसको जिंदा रखें, ठीक है। वो जो चीज़ें पूछने वाला, नए काम करने वाला, वो एक्टिव रहने वाला काम जो है ना उसको स्लो ना होने दें। हमारे जिस्म में सबसे पहले जो प्रॉब्लम आती है ना वो आती है, आप टेंशन अगर बढ़ता है और ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू होता है। अच्छा, जब ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू होता है हमें पता नहीं चलता, अंदाज़ा नहीं होता, ठीक है, और वो ब्लड प्रेशर जो है हमारे पूरी रूटीन जो है ना उसको डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है, ठीक है। उससे आपकी नींद भी खराब होती है, आपका खाना पीना खराब होता है, इवन के आप प्री डायबिटिक हो जाते हैं, मोटापा होना शुरू हो जाता है और डायबिटीज भी आ जाती है। अच्छा, हम ख्याल नहीं करते, ध्यान सिर्फ एक स्ट्रेस की वजह से आप बता रहे हैं? सिर्फ एक स्ट्रेस की वजह से, क्योंकि 40 साल गुजर गए ना तो आपने बहुत कुछ देखा है, शब रोज देखे हैं, बहुत कुछ देखा है और बहुत कुछ करते आ रहे हैं। कुछ लोगों से आपने ज्यादती की है, कुछ लोगों ने आपसे ज्यादती की है, बहुत कुछ हुआ है जी। अच्छा, वो ऐसा होता है कि आप वो स्ट्रेस के अंदर रहना शुरू कर देते हैं और आप समझते हैं कि ये तो बस अब जो है ना बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला काम जो है ना आपने अपने ब्लड प्रेशर को नोट करना है। अच्छा, उसको देखना है। कोई भी तब्दीली आपके जिस्म में आती है, अचानक आती है, देखिए बहुत से लोग ऐसे हैं वो कहते हैं हम तो खाना बहुत कम खाते हैं लेकिन फिर भी मोटे हो जाते हैं। तो बिल्कुल उनको देखना चाहिए, सोचना चाहिए इसके बारे में कि अगर कम खाने के बावजूद या वही खाना जो आप खा रहे हैं और अचानक मोटे होना शुरू हो गए हैं तो इस चीज को मामूली ना समझें। अच्छा डॉक्टर दानियाल, ये तो एक क्वेश्चन हम हर दूसरे बंदे का ही सुनते हैं कि अक्सर लोग कहते हैं कि किसी भी एज के हों, वो कहते हैं हम खाते तो थोड़ा सा है लेकिन हम पे मोटापा कैसे आ जाता है ये हमें भी नहीं पता चलता। हाइपोथायराइडिज्म का मसला होता है ना, उनके जो थायराइड है ना वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा होता, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो कम भी खाते हैं तो बॉडी में स्टोर होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब करना क्या है, करना वो ये मैंने कहा बच्चे को जिंदा रखें अपने अंदर। वो जो भागते हैं, देखिए बच्चा कोई आराम से नहीं बैठता, कभी नहीं बैठता आराम से, ठीक है ना, उसको पकड़ पकड़ बिठाना पड़ता है, डांटना पड़ता है, हिलना नहीं है। और हम लोग क्या करते हैं, हम जब एज ज़्यादा होती है तो हमें अपनी वॉक करनी है, एक्सरसाइज करनी है, सब सुनते हैं, सब कहते हैं, सबको पता है इस बात का, सुबह जल्दी उठना है, लेकिन हम सब चीज़ें जो है ना वो निगलेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, पीछे फेंक देते हैं, बस ठीक है कोई बात नहीं, वक्त आ रहा है, हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, हमें कोशिश करनी है उसके लिए, अपने डाइट का प्लान बेहतर करना है, ठीक है। हमें वो तमाम चीज़ें करनी है जो चीज़ें हमें जो है वो सेहतमंद और जवान रख सकती हैं, ठीक है।
लोग स्किन का ख्याल नहीं रखते। मैंने देखा है कुछ लोग जो है इनका अगर रंग जो है वो गंदमी है या काले रंग है, डार्क रंग है, कलर टेन है थोड़ा सा, तो वो धूप में जो है वो वक्त गुजारेंगे, हमें नहीं फर्क पड़ता यार, कोई बात नहीं। धूप जो है ये आपको बूढ़ा कर रही है। अच्छा, ठीक है, चाहे सर्दियों की धूप क्यों ना हो, गर्मियों की धूप तो जाहिर सी बात है वो तो है, इससे फोटो एजिंग हो जाती है। एक्सपर्ट्स तो ये कहते हैं कि सर्दियों में तो बल्कि आपको धूप लेनी चाहिए, धूप लेनी चाहिए, गर्मियों में भी सर्दियों में दोनों में लेनी चाहिए, लेकिन टाइम उसका जो है ना वो आप देखें सुबह 8 से 10 बजे का सर्दियों में, टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है, और गर्मियों में जो है वो 6 से 8 का टाइम, ये 2 घंटे जो है ना ये इसमें आप ले सकते हैं, वो भी आप 15 से 20 मिनट। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम देने से फोटो एजिंग शुरू हो जाती है। अब स्किन जो है ना वो डैमेज होना शुरू हो जाती है, स्किन पतली होना शुरू हो जाती है, कोलेजन जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है, बुढ़ापे की तरफ झुर्रियां आना शुरू हो जाती हैं, बुढ़ापे की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। इन चीजों से बचना चाहिए। डाइट में जो सबसे पहली बात करता हूँ ना, असल में हम लोगों को कहते हैं जी आप पिज्जा, बर्गर, शवारमा, समोसे, पकौड़े ये सब चीजें छोड़ दें, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स छोड़ दें, कोई नहीं छोड़ता, जो मर्जी कर ले छूटती नहीं है, नहीं, बहुत मुश्किल है जो अब लाइफस्टाइल बन चुका है। तो अब हमने क्या करना है, हमने अपनी डाइट में कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर लेना है। वो ऐड करने से क्या होगा, वो हैक्स होंगे। वो ऐड करने से होगा कि हमारा जो पिज्जा, बर्गर, शवारमा चीजें हम खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, उसका असर कम हो जाएगा, 50% से कम हो जाएगा। तो वो आज मैं आपको अर्ज करूंगा कि करना क्या है। करना ये है कि हमने अपनी डाइट में फाइबर को ऐड करना है। अच्छा, फाइबर में लोग आमतौर पे लोगों से फौरन आता है जी कि जो है हम इसबगोल का छिलका इस्तेमाल कर लेते हैं। इसबगोल का छिलका बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो अकेला इस्तेमाल नहीं करना। उसके लिए एक बेहतरीन जो नुस्खा मैं बताने जा रहा हूँ कि आप, जैसे आपने बात की ना कि हम ज्यादा अरसे तक सेहतमंद जवान कैसे रह सकते हैं, 40 के बाद जवान कैसे रह सकते हैं, उसके लिए बेहतर ये है कि आप डेली जब भी खाना खाएं उसमें ये 1 चम्मच जो है ना वो पानी मिक्स करके इसको पी लें। करना क्या है, 200 ग्राम इसबगोल का छिलका और 100 ग्राम अलसी, अच्छा, इन दोनों को ग्राइंड करके पाउडर बना के रख लें। ठीक है, 200 ग्राम इसबगोल का छिलका, 200 ग्राम ही अलसी 100 ग्राम, 100 ग्राम, ठीक है, ठीक है, इसको ग्राइंड करके पाउडर करके रख लें। ठीक है, जब भी खाना खाना है आपने, ठीक, क्योंकि हमने खाना तो अच्छा खाना नहीं ना, ये तो पक्की बात है, जैसा भी खाना खाना है हम उसे क्या करें कि 1 चम्मच टीस्पून जो है आधे गिलास या 1 गिलास पानी मिक्स करके उसको पी लें, फिर उसके बाद खाना खाएं। लेकिन अगर आपने फास्ट फूड खाना तो फिर लाजम खाएं, फिर तो बहुत जरूरी खाएं, वरना दिन में 1 बार ये खाएं। ठीक है, ये क्या होगा, इसमें 2 तरह के फाइबर आपकी बॉडी में आ जाएगा, एक सॉल्युबल फाइबर आ जाएगा, एक इनसॉल्युबल फाइबर आ जाएगा। ठीक है, आपका एक तो ये होगा कि ग्लूकोज स्पाइक नहीं करेगा, दूसरा कोलेस्ट्रॉल लेवल बैलेंस रहेगा। अच्छा, ठीक है, और डाइजेस्टिव हेल्थ आपकी बेहतर रहेगी, ब्लोटिंग वगैरह नहीं होगी, गैस नहीं होगी, मेटाबॉलिज्म भी बेहतर रहेगा। ठीक है, बिल्कुल मामूली चीज है, बना के रख लें, इसको इस्तेमाल करें। ठीक है, डॉक्टर दानियाल ने हमें एक बड़ा जबरदस्त किस्म का नुस्खा दिया और बड़ा इसको प्रैक्टिस करना इसकी वो भी बड़ा आसान है। इसी पर मजीद बात करेंगे। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स, एक बार फिर से इस सेगमेंट में बात करेंगे एज से मुतालिक। और डॉक्टर दानियाल, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी क्या मार्केट में एंटी एजिंग सप्लीमेंट्स भी अवेलेबल हैं? आपकी क्या राय है इस पर? क्या ये वाकई में इस्तेमाल करने चाहिए और उम्र रुक जाती है इनसे? ये बड़ी बस बात है, क्योंकि अब जो दौर है इसके अंदर लोग एंटी एजिंग की तरफ, लॉन्गेविटी की तरफ लोग चाहते हैं कि लंबे अरसा सेहतमंद जवान रहे हैं, तो कोई ना कोई चीज़ जो है ना मार्केट में चलती रहती है। ये हाइप चल रही है कि जी एंटी एजिंग के लिए कोई सप्लीमेंट जो है ना मार्केट में है। देखिए, एक तरफ तो रिसर्च है, उसमें कोई शक नहीं, वो रिसर्च हो रही है और वो काम हो रहा है कि आपकी बॉडी के जो है ना सर्टन लेवल पे काम किया जाए और अब ऐसी चीज़ें आपको दी जाएं बॉडी को कि दोबारा से जो है वो जवान होना शुरू हो जाए। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर स्टेम सेल्स जो है ना ऐसे नेचर में अल्लाह पाक ने रखे हैं जो करोड़ों की तादाद में हैं, जो कि सोए पड़े हैं। ठीक है ना, जब कहीं जख्म लगता है, कोई भी चोट लगती है तो एक्टिव हो जाते हैं। स्टेम सेल्स आप कह लें कि ऐसी चीज़ है जो कि आपके पाँव के नाखून से लेकर सर के बाल तक हर चीज़ बन जाते हैं, उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हमें उन्हें एक्टिव करना है, उसके लिए तो एक रिसर्च है और बाकायदा उसके ऊपर कुछ मेडिसिन के ऊपर काम हो रहा है वो अपनी जगह पर। लेकिन कंपनीज जो हैं वो एक हाइप क्रिएट करती हैं कि आप एंटी एजिंग जो है ना वो सप्लीमेंट लें। वो विटामिन्स ही हैं, वो मिनरल्स ही हैं, वो सॉल्ट्स ही हैं। ठीक है, हमें उन चीज़ों को लेने के बजाय नेचर की तरफ वापस आना चाहिए। जैसे कि देसी घी है, अच्छा, देसी घी भी वो वाला जो दही से बने, जो दूध से जो है ना वो उसकी मलाई सारी इकट्ठी करके तो उसको बाद में आप उसको रिड़क के उसको ब्लेंड करके उसमें से आप मक्खन निकाल लेते हैं। वो उसमें फैट्स निकालना
और उसको दही से फर्मेंटेशन होके जब दही बन जाता है तो उसका जो फैट्स है, जो मक्खन जो पुराना तरीकेकार था, तो वो फायदेमंद है। आजकल तो आपको पता है लोग जो कमर्शियल प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रेफर करते हैं, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि जो नेचुरल है जो घर में प्रिपेयर करते हैं उसको इस्तेमाल किया जाए? घर में करें या जैसे भी है, मार्केट में भी ऐसे जो है ना ब्रांड्स आए हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, जो कि इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए चीज़ों को बनाते हैं। और फर्मेंटेशन जो है ज़रूरी है। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिरका पसंद किया है, दही पसंद फरमाया, फर्मेंटेशन से ही सब कुछ है। अब जैसे कि आमतौर पे होता है, जैसे एज बढ़ती है तो हमारे क्या होता है कि कुछ लोगों के जो है वो आप देखते हैं गाल पे या स्किन के वो जो है ना वो छोटे छोटे जो है ना वो आप स्पाइडर वेन्स की तरह वो फैल जाती हैं, बारीक बारीक खून की नाली हैं, या फिर ऐसा होता है कि स्पॉट्स नीले निशान धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं या काले धब्बे बनना शुरू होते हैं, एकदम अचानक हो जाते हैं। तो ब्लड कैपिलरीज जो है, बारीक कैपिलरीज वो टूटना शुरू होती हैं, फटना शुरू हो जाती हैं, खून की बारीक नाली हैं जो बहुत बारीक हैं, उसमें विटामिन के और विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाती है। अच्छा, मार्केट में जो विटामिन सी है वो सिंथेटिक फॉर्म में है। अच्छा, ठीक है, हमें नेचर में विटामिन सी लेना है, तो विटामिन सी जो है वो आपको लीमू से मिलता है ना, से मिलेगा, लेमन से मिलेगा, लेमन वो इस्तेमाल करें ना आप। तो केले में विटामिन सी है, अमरूद में विटामिन सी है, उसको इस्तेमाल करें। तो हम क्या करते हैं, हम विटामिन सी की टैबलेट लेते हैं जो सिंथेटिकली जो है ना उसको तैयार किया गया है और वो हम इस्तेमाल करते हैं। तो बॉडी पे लोड पड़ता है इस चीज का। ऐसे विटामिन के की मैं बात कर रहा हूँ, जो दूध की जो मलाई है उसमें विटामिन K1 है। अच्छा। जब वो दही में कन्वर्ट होती है, दही की जो मलाई है उसमें विटामिन K2 है, जो आके आपकी बोन्स के लिए भी फायदेमंद है, आपकी स्किन के फायदेमंद है, आपको लंबे अरसा सेहतमंद जवान भी रख सकता है और आपकी कोलेजन को इम्प्रूव करता है। ठीक है ना। तो हमें करना क्या है, मैं एक छोटा सा यहाँ जो है ना एक टिप देना चाहूँगा, यानी कि हर्बल चीज़ें चंद एक ऐसी हैं, अगर उनको हम रूटीन में इस्तेमाल करना शुरू करें तो बड़ी ज़बरदस्त है। इसमें कलवंजी है, उसमें मेथी दाना, एक होता है मेथरे नहीं, मेथी दाना। अच्छा, फर्क है दोनों में फर्क है। मेथरे मोटे होते हैं, बड़े होते हैं, जो अचार में डलते हैं। मेथी दाना जो ग्रीन से कलर के जो होते हैं, वो येलो से कलर के, ऑरेंज से कलर के होते हैं। तो वो मेथरे नहीं लेने, मेथी दाना लेना है। कलवंजी, मेथी दाना और कुशचेरी। अच्छा, कुशचेरी का तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो गले के लिए बेहतरीन चीज है, उसको इस्तेमाल किया जाए। ये तीन चीजें जो है 50-50 ग्राम और 100 ग्राम जो है सौंफ ले लीजिए। ठीक है, तो इनको ग्राइंड कर लें, पाउडर कर लें। ये एक जबरदस्त एंटी एजिंग फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, दिन में 2 दफा खाने के आधे घंटे बाद मेटाबॉलिज्म बेहतर करेंगी, मेटाबॉलिज्म बेहतर करेगा आपका। आपको कई विटामिन हैं, कई मिनरल्स हैं जो इसके अंदर इकट्ठे आ जाएंगे। ठीक है, शुगर लेवल जैसे मैंने बताया ना कि उम्र बढ़ने के साथ साथ ब्लड प्रेशर का और शुगर का मसला आता है। तो डायबिटीज जो है इस वक्त मेजर प्रॉब्लम है, और मोटापा जो है ये प्री डायबिटिक कंडीशन है। ठीक है ना, ओबेसिटी जो है ये बहुत ज्यादा फैलता जा रहा है। अच्छा डॉक्टर दानियाल, आपने तो ये हमें टिप्स दी हैं बड़ी बेहतरीन मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि अक्सर लोगों में डिजेस्टिव प्रॉब्लम्स रहते हैं। तो आप ये कहिए कि ऐसी कौन कौन सी इलामात हैं जिन्हें लोग मामूली समझकर इग्नोर कर देते हैं और फिर वो संजीदा मसले बन जाते हैं? तो आपको क्या लगता है बॉडी में ऐसी कौन सी चीजें? देखिए, आप ये बड़ी अच्छी बात आपने की कि छोटी छोटी चीजें जो है तब्दीलियां आ रही होती हैं। जैसे कि आप वही खाना खा रहे हैं जो पहले खा रहे हैं, लेकिन एकदम मोटे होना शुरू हो गए हैं। ठीक है, जिस्म में नीले या स्याह धब्बे बनना शुरू हो गए हैं। ठीक है, या आपकी बगल में रानों पे जो है वो स्याह निशान गहरे जो है ना स्किन डार्क होना शुरू हो गई है, या गर्दन पे स्किन डार्क होना शुरू हो गई है। इस तरह की चीजें जब आती हैं तो आपको ख्याल करना है, ध्यान देना है। मोटापा सिर्फ ये नहीं कि आपको नजर आने में ऐसा होता है, बल्कि आपकी जिल्द को भी नुकसान पहुंचा रहा होता है। मोटे बंदे को जो है वो क्या होता है, पसीना ज्यादा आता है, फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा ज्यादा होता है। ठीक है, स्ट्रेच मार्क्स बॉडी में आते हैं। ठीक है ना, और यानी जिसमें तब्दीलियां इस तरफ इशारा कर रही होती हैं, आपको बता रही होती हैं। देखिए, ये तो बहुत बड़ा ऑर्गन है ना, बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है स्किन जो है, ये आपको बता रही है कि आपको मुझे क्या प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते, हम चलते रहते हैं। बल्कि बहुत से लोग ऐसे हैं जब वो स्ट्रेस में आते हैं ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं। उनको कोई भी खबर मिलती है या उनको कहता है ये परेशानी है या आपको ये प्रॉब्लम है, वो कहते हैं परवाह नहीं करनी, बस आज तो खाए ना, जैसे कल क़यामत है, पता नहीं अल्लाह माफ करे। ऐसे खाने में ओवरईटिंग करते हैं। दूसरा, खाना बहुत स्पीड से खाते हैं, तेजी से खाते हैं। जैसे वो जो प्लेट हमारे आगे जो प्लेट आई हो कोई उठा के ले जाएगा। आराम से खाएं, चबा के खाएं, 30 बार 40 बार उस लुकमे को चबाएं। आपका लुआब जो है उसमें सारा जो है वो अच्छी तरह से मिक्स होके वो काम आपका मुंह करे। मैदे को नहीं करना चाहिए। ठीक है ना,
अच्छा डॉक्टर दानियाल, हमें जाते जाते ये भी बताएं कि नाज़रीन को आप कौन सी ऐसी 5 टिप्स देना चाहेंगे जो वो आज से ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दें ताकि वो अपने लाइफस्टाइल को अच्छा बना सके और आपकी तरह कम उम्र में दिखाई दे सके? देखिए, मैं तो यही अर्ज करना चाहूँगा कि सबसे पहली बात यह है कि सुबह सूरज निकलने से पहले उठें। अच्छा, वैसे तो हमें फजर की नमाज पढ़नी चाहिए, बीइंग अ मुस्लिम सबसे बेस्ट रूटीन साइंस हमें कहती है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका ग्रोथ हार्मोन जो है वो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी जरूरी है। तो सुबह सबसे पहले जो है कोशिश करें कि आप सूरज से पहले उठें, ठीक है। और पहला खाना जो आपने खाना है वो मीठा नहीं खाना, ठीक है। आपने मीठा नहीं खाना, बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि उससे ग्लूकोज स्पाइक होगी, एनर्जी लेवल एकदम जो है ना वो बर्न होगी बॉडी, वो नहीं करना काम। मीठा नहीं खाना, आप खट्टा खा सकते हैं या सादा कोई चीज ले लें, ठीक, सादा पानी या दूध, जी, ऐसी कोई चीज ले सकते हैं। ये सारी बातें हैं, डॉक्टर दानियाल हमारे साथ मौजूद थे, इन पर अमल करके हम जो अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बना सकते हैं और ताज़ा और तवाना रह सकते हैं। और सबसे खूबसूरत बात इसमें ये थी, जैसे आपने आगाज में कहा कि हम अपने आप को बच्चे की तरह महसूस करें, जैसे बच्चा एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकता, इसी तरह हम लोग जो है अपने आप को हर वक्त हरकत में रखें और इस तरीके से हम स्ट्रेस से बच सकते हैं। और जब हमारे अंदर खुशी होगी तो यकीनन हमारे बाहर भी नजर आएगी। प्रोग्राम का सिलसिला इस वक्त जारी है, वापस आएंगे मजे मजे की खबरों के साथ और बातें करेंगे, चिट चैट जारी रहेगी। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। एक बार फिर से खुशामदीद नाजरीन, और इस प्रोग्राम के सेगमेंट में हम बात करेंगे जंग से मुतालिक। और नाजरीन, अगर जंग की बात की जाए तो हमारे जहनों में यकीनन एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है जिस वक्त हम देखते हैं हमारी जितनी भी फोर्सेस हैं वो बॉर्डर्स पे खड़ी हैं और तमाम तर उनके जितने भी एसेट्स हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, और तोपों, टैंकों और असलहा और मुख्तलिफ चीज़ें इस तरह की जितना भी जंगी साजो सामान है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन आज के दौर में ये जो जंग है सिर्फ सरहदों तक महदूद नहीं रही, बल्कि इस जंग के मुख्तलिफ पहलू भी सामने आ रहे हैं और इस जंग के जो जाविये हैं वो भी बदल चुके हैं। ये जंग अब मुख्तलिफ जो शक्लें हैं इख्तियार कर चुकी है और ये जंग अब तोपों, टैंकों तक महदूद नहीं रही, बल्कि ये जंग अब टेलीविजन स्क्रीन्स पर, मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, साइबर स्पेस में, मसनूई जहानत में, साथ ही साथ मुख्तलिफ मालूमात के जो जरिए हैं उनके थ्रू भी ये जंग लड़ी जा रही है ताकि रियासतों के दरमियान में मुकाबला किया जा सके। और इस तरीके से हम देख रहे हैं ये एक साइबर स्पेस में और मीडिया प्लेटफॉर्म्स में हर बंदा अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको शेयर कर रहा है और उसके बाद उस पर काउंटर कमेंट्स आते हैं और इस तरीके से ये जंग है अब मीडिया प्लेटफॉर्म्स तक भी फैल चुकी है। और ये जो जंग है ये जंग की जो नई स्ट्रेटजी अब हमारे सामने आई है जिसको हम देख रहे हैं, इसको हम हाइब्रिड वॉरफेयर या मालूमाती जंग कहते हैं, जिसका मकसद ये है कि मैदान जंग में कामयाबी हासिल करना इसका मकसद नहीं है, बल्कि आलमी रायमा को जो मुतासर करना है और मुल्क मुखालिफ जो प्रोपोगेंडास करना है ये इसका मकसद है। और इस तमाम तर सूरत हाल में अगर हम बात करें तो हम देखते हैं मीडिया प्लेटफॉर्म पर जहां एक खबर आती है उसके साथ ही फेक न्यूज़ भी आना शुरू हो जाती हैं, फिर हर बंदा उससे मुतालिक अपने भी कमेंट्स दे रहा होता है और एक डीप फेक प्रोपोगेंडा क्रिएट किया जाता है इस तरीके से, जहां एक जानिब हम देखते हैं एक प्रॉपर जो ऑथेंटिक सोर्सेज हैं एक खबर को रिलीज कर रहे हैं मीडिया प्लेटफॉर्म पर, हम दूसरी जानिब वहां पर ये भी देखते हैं जो सोशल मीडिया के या प्लेटफॉर्म्स हैं जितने भी ये उनके जो यूजर्स हैं वो भी अपने फेक अकाउंट्स बनाए हुए हैं और इस तरह के जितनी भी जो न्यूज़ आती हैं उन पे वो एक प्रोपोगेंडा शुरू कर देते हैं। तो आखिर ये हाइब्रिड वॉरफेयर है क्या या मालूमाती जंग जिसे हम कहते हैं ये क्या है, ये इससे कौन कौन से चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं, इसको डील कैसे किया जा रहा है, इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ इन स्टूडियो मौजूद हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्जियाकार मेजर रिटायर्ड मिसम रजा साहब। सर बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सर आपने इंट्रोडक्शन में तो सुन लिया होगा जैसे मैंने बात की सारी, अब जो न्यूज़ है उसकी कोई लिमिट नहीं रह गई। एक तो न्यूज़ होती थी पहले हम जब देखते थे सिर्फ टेलीविजन स्क्रीन पर आती थी और हम उसी पर यकीन कर लेते थे, लेकिन आजकल जो व्यूअर्स हैं और हमारे नाजरीन हैं उनका ध्यान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जानिब बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर जब जो न्यूज़ आती हैं और बेतहाशा न्यूज़ आती हैं और फिर जब न्यूज़ आती हैं तो फिर गलत मालूमात का एक बाजार सरगर्म हो जाता है और बहुत से लोग उन्हीं चीज़ों पर यकीन कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो लोगों का माइंड सेट है वो भी अफेक्ट किया जा रहा है, जहाँ एक जानिब सही न्यूज़ मार्केट में आ रही है, दूसरी जानिब गलत न्यूज़ भी आ रही हैं और फिर जो देखने वाले हैं जिसके आगे जो जब वो ऐप ओपन करता है और आती है चीज़ वो उस पर बिलीव कर लेता है। तो आपसे मैं
सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में कहा, ये हाइब्रिड वॉरफेयर है क्या, जिसे हम मालूमाती जंग भी कहते हैं, और इसके सोर्सेज क्या हैं, क्या ये रवायती जंग से वाकई में मुख्तलिफ है? थैंक यू वेरी मच। बड़ा ही मेरा ख्याल है कि ये जो आपका क्वेश्चन है और ये जो आपका टॉपिक है, आज की जनरेशन को ये जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा इसकी ज़रूरत थी, और बड़ा वैलिड क्वेश्चन आपने किया है, क्योंकि अभी रिसेंटली 1 साल हुआ है हम एक बहुत बड़ी जंग में नबर आज़मा थे, और अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन से हम नबर आज़मा थे, जिसने पिछले 40 साल से एक प्रोपेगेंडा किया हुआ था कि मेरी इकोनॉमी इतनी बड़ी है, मेरी फ़ौज इतनी बड़ी है जी। और जब वक्त आया मार्का हक का मई 2025 में, तो आपने देखा कि चंद मिनटों में हमने किस तरह उसको ढेर किया, बिल्कुल, और राख बना के भेजा, और इससे बहुत ज़्यादा हम क्वांटिटी में और क्वालिटी में कर सकते थे, मगर हमने लेट गो कर दिया, माफ कर दिया। जाओ माँ के बच्चों, 50 जहाज हमने एट ए टाइम लॉक किए थे, मारे 8, बाकियों को जाने दिया, माँ के बच्चे थे। हमने कहा आइंदा ना आना, और वो नहीं आएंगे आइंदा, आई गारंटी यू, आइंदा कभी नहीं आएंगे। जो दुर्गत बनी है आना बनता भी नहीं है जी। अब ये इसकी तैयारी थी पीछे, ये ऐसे नहीं हो गया। ये जो सालों की जंगें होती हैं जो अब मिनटों में सुकड़ गई हैं, इसको हाइब्रिड वॉरफेयर कहते हैं। अच्छा। इसको 5th जनरेशन वॉरफेयर कहते हैं। थिएटर्स बदल गए हैं जंग के। पहले जंग दूबदू होती थी, लेकिन ये मैं आपको बताता जाऊं कि वहां भी परसेप्शन जो है ना जंग की, वो बड़ी मैटर करती थी। मैं जिस तरह आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए अस्वा हसना है, तो आप फतेह मक्का एक बहुत बड़ा लेसन है हमारे लिए। जिस तरह आपने रात को अपने ट्रुप्स को मक्का के इर्द गिर्द स्प्रेड किया और उनको बोला कि आप मशलें जला दें रात को, वो तादाद तो थी ही ज्यादा, मगर जिस तरह वो स्प्रेड हुए उससे, और जब मशलें जली तो एक परसेप्शन बिल्डअप हुआ कि बहुत बड़ी मदीना से मुसलमानों की फौज आ चुकी हुई है और मक्के को घेर लिया। वेरस की स्ट्रेंथ इतनी नहीं थी, लेकिन परसेप्शन बिल्ड हो गया। This perception was first time introduced in फतेह मक्का by आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद इनोवेशंस जंगों में आती गई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत ज्यादा इनोवेशंस आई, एविएशन इन्वॉल्व हो गई, टैंक्स इन्वॉल्व हो गए, एंटी आर्मर इन्वॉल्व हो गया। मगर जब से ये साइबर वॉरफेयर आया, इसने बिल्कुल जंग का थिएटर चेंज कर दिया। अच्छा। पहले जंगें तब होती थी जब गोली चलती थी। अब इस वक्त जब मैं और आप इस प्रोग्राम में बात कर रहे हैं, जंग हम इस वक्त भी लड़ रहे हैं। ये जो आपका सवाल है ये भी जंग का हिस्सा है, जो मेरा जवाब है वो भी जंग का हिस्सा। बहुत खूबसूरत बात की है सर आपने, बिल्कुल। अब गोली की जरूरत नहीं है जंग लड़ने के लिए, और पहले फौजें जंग लड़ती थी। अब मुल्क का, कौम का हर फर्द, हर बच्चा जंग लड़ रहा है। बिल्कुल। और ये माइंड प्रिपरेशन जो है, ये थ्रू मीडिया, थ्रू डिजिटल मीडिया, और मोरल को कौम का डाउन करना है, कौम का अप करना है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे कौमों को किया जाना है, कौमों के अंदर इंतशार कैसे फैलाया जाना है। हमसे बहुत बड़ी बड़ी इकोनॉमी वाले और हमसे बड़ी फौज वाले मुस्लिम कंट्रीज, इजिप्ट था जी, लेबनान है, सीरिया बहुत बड़ी फौज थी हमसे, सूडान हमसे बहुत बड़ी फौज थी। लेकिन इसी मीडिया वारफेयर के तहत दुश्मन ने इस तरह डिसइंटीग्रेट किया उन मुल्कों को कि आज उनकी फौजें कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो मुल्क कहीं एग्जिस्ट नहीं करते। एक गोली चले बगैर मुल्क के मुल्क फना हो गए। ये है हाइब्रिड वॉरफेयर। जी। अच्छा सर, इस तमाम सूरत हाल में हम जब बात करते हैं जंग की, और खासतौर पर मार्के हक का, जैसे आपने जिक्र किया, मल्टी डोमेन ऑपरेशंस की टर्म हमने देखा बार बार इस्तेमाल की जा रही थी। तो ये मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में क्या मुख्तलिफ ज़राए इस्तेमाल होते हैं, जैसे अभी आपने जिक्र किया? मल्टी डोमेन ऑपरेशंस, वही जो मैंने आगे जिक्र किया कि अब सिर्फ वो फौज नहीं जंग लड़ रही जो बॉर्डर के ऊपर है, जो क्रॉस एनिमी जो फेस कर रही है, सिर्फ वो फौज नहीं लड़ रही। पीछे पूरी एक होती है टेक्टिकल वॉरफेयर, कि जिसको मैं ये कह रहा हूँ कि जो फौज टेक्टिकली प्लेस होती है और दुश्मन के साथ वो फेस टू फेस नबर आज़मा होती है, उसको टेक्टिकल थिएटर है। वो एक
स्फीयर है जंग का। अब उसके पीछे पूरा एक मैकेनिज्म इंफॉर्मेशन का काम कर रहा है, साइबर का काम कर रहा है, स्पेस का काम कर रहा है। उनको स्पेस से इंफॉर्मेशन, अब जो हमने राफेल गिराए वो हमने स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से गिराए, वो उनके राफेल तो हमने देखे ही नहीं। बिल्कुल। हमारे JF-17 थंडर जो थे वो तो 200 नॉटिकल माइल दूर खड़े थे। इतनी दूर से ही उनको नेविगेट कर दिया दूर से। अब इतनी दूर से वो इंफॉर्मेशन किसने दी, वो एक्यूरेट गाइडेंस मिसाइल्स की किसने की? ये अब वो जो पहले डॉग फाइट्स होती थी एयरफोर्स में, जहाज आमने सामने आते थे, एक दूसरे को डाइव करते थे। आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर की मूवीज आपने देखी होंगी, उसके बाद 71 की मूवीज देखी होंगी, 65 की, वो डॉग फाइट्स की थी। अब इतने डिस्टेंस से 200 नॉटिकल माइल, अब तो 300 नॉटिकल माइल की भी पाकिस्तान के पास कैपेबिलिटी आ चुकी हुई है। तो इतने डिस्टेंस से दुश्मन को मार गिराना, जेर करना, ना बॉर्डर क्रॉस किए बगैर जंग जीत जाना, ये अब डिफरेंट थिएटर्स ऑफ वॉरफेयर की जंग है। बिल्कुल। अच्छा सर, ये कहिएगा कि आपके ख्याल में पाकिस्तान को इस वक्त सबसे बड़े सिक्योरिटी जो चैलेंजेस हैं वो सिर्फ अस्करी महाज पर दरपेश हैं, या जैसे अभी हम जिक्र कर रहे हैं मालूमाती या डिजिटल महाज पर भी ये चैलेंजेस फेस करने पड़े पाकिस्तान को भी? देखिए, पाकिस्तान को जो इस वक्त चैलेंजेस हैं वो पाकिस्तान को अपनी सबसे बड़ी इस वक्त दुनिया को पाकिस्तान से जो तकलीफ है वो है क्या, और ये सारी मुसीबतें कहीं भी कुछ होता है, मुसीबत पाकिस्तान के ऊपर क्यों आती है? सबसे पहले इम्पैक्ट ही पाकिस्तान के ऊपर इम्पैक्ट क्यों आता है, इसकी थोड़ी सी मैं आपके सुनने वालों को यहाँ आगाही देता जाऊं। मैं खुद भी तालिब इल्म हूं कि जिस दिन पाकिस्तान बना था, दो कौमी नजरिया जिस दिन लॉन्च हुआ था, और ये दो कौमी नजरिया जो है ये लोग समझते हैं कि 1940 में मीनार पाकिस्तान के ऊपर अनाउंस हुआ। मैं ये समझता हूँ दो कौमी नजरिया असली ये प्रैक्टिकली उस दिन लॉन्च हो गया था जिस दिन मक्का से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी मदीना। हालांकि वो मक्का में शुरू से रह रहे थे उनके आबा-ओ-अजदाद, लेकिन व्हाई ही डिसाइडेड टू माइग्रेट फ्रॉम मक्का टू मदीना कि अब तुम और हम एक नहीं है, वी आर ए डिफरेंट नेशन। इस जिसकी इब्तिदा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी, उसकी इंतहा आके 1940 में दो कौमी नजरिया पाकिस्तान और भारत के दरमियान, इसको डाइजेस्ट नहीं किया दुनिया ने। ये मैं आप बिल्कुल ऑनेस्ट बात बता रहा हूं। और इसको डाइजेस्ट किन्होंने नहीं किया? जिनको पता है कि पाकिस्तान बना क्यों, पाकिस्तान ने बनने का मकसद क्या है, जिनको पता है और हमसे ज्यादा उनको पता है। अच्छा, कि पाकिस्तान लोगों ने नहीं बनाया, पाकिस्तान किसी डिवाइन पावर ने बनाया और किसी डिवाइन मकसद के लिए बनाया गया, जिसकी सबसे बड़ी मैं मिसाल इजरायली फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर डेविड बेन गुरियन 1967 में वो अपनी कैनिस्ट असेंबली, जिस तरह हमारी कौमी असेंबली ना, उनकी कैनिस्ट कहते हैं, कैनिस्ट के फ्लोर पे खड़े होके वो अनाउंस करता है, ये यूट्यूब पे ये उसकी ये वीडियो स्पीच मौजूद है। वो कहता है ये जो नौमलूद सब कॉन्टिनेंट में मुल्क बना है पाकिस्तान, अच्छा, इसको हर सूरत खत्म होना चाहिए, और इसको खत्म करने के लिए जो पेंसुएला हम यूज करें वो भारत का पेंसुएला यूज करें, क्योंकि वो नेचुरली उनका दुश्मन है, असली दुश्मन है। हाँ। अब ये 1965 में वो देखे कहां बैठ के वो पाकिस्तान को खत्म करने की बात कर रहा है। तो क्या आज वो बात खत्म हो गई है? आज भी जब इजरायली प्राइम मिनिस्टर बात करता है कि हमारे दरमियान जो अमेरिकन और इजराइल के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, ये पाकिस्तानी सोशल मीडिया के जरिए हुई है। दैट मीन्स कि पाकिस्तान पिंच कर रहा है हर एक को। तो पाकिस्तान को खत्म करने के लिए, पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए, पाकिस्तान को आपस में लड़ाने के लिए इस वक्त बहुत सारी तागूती ताकतें आपस में जुड़ चुकी हैं। ये पूरी प्रॉक्सी और पूरी एनेक्सी बन चुकी है बिटवीन इजराइल, इंडिया एंड अफगानिस्तान। बिल्कुल बिल्कुल सर, और इस तरह की हम न्यूज आए दिन देखते हैं, ये जो गठजोड़ है इन प्रॉक्सीज का, ये बेनकाब भी होता है मुतादिद इवेंट्स में। सर, जब बात भारत की हुई है तो इसी पर मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि भारत की जानिब से हम देखते हैं पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी बड़े एजेंडे किए जाते हैं, फेक न्यूज हम देखते हैं गर्दिश हो रही होती हैं, तो इसका बैनुल कौमी जो राय आमा है इस पर किस हद तक असर पड़ सकता है? आप क्या कहेंगे इस पर? बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। 2014 से, अच्छा 14 से पहले क्या हो रहा था उसका डाटा मेरे पास नहीं है। 2014 से बेंगलोर के अंदर, सिर्फ बेंगलोर के अंदर
4,556 मीडिया हाउसेस बनाए गए। हर मीडिया हाउस में 4,000 बच्चा काम करता था और 3 शिफ्टों में काम करता था। सिर्फ और सिर्फ उनके पास नैरेटिव होता था पाकिस्तान के मुतल्लिक नेगेटिव पोस्टें बनानी। अच्छा, प्रॉपर एक हब क्रिएट किया प्रोपेगेंडा गया। हब। पाकिस्तान फौज के बारे में नेगेटिव प्रोपेगेंडा करना है, पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में नेगेटिव प्रोपेगेंडा करना है। और वो पेजेस जो हैं वो कोई इंडियन पेजेस नहीं बनते थे, वो पाकिस्तान के नाम से ही जो पॉपुलर को पॉलिटिकल पार्टी है उसका नाम यूज करके उसका पेज बना के उसके ऊपर वो पोस्टें अपलोड होती गई और हमारे मासूम लोग उनको लाइक्स करते गए, फॉलो करते गए और उनको बिलीव करते गए। जबकि जब उनको ट्रैक किया गया उनके एड्रेसेस वो सारे वो बेंगलोर के उसी मीडिया हाउसेस से बन रहे थे। अब इतने बल्क में जब नेगेटिव प्रोपेगेंडा का जो अटैक था वो हमारी कौम के ऊपर आया, लोगों ने उसके ऊपर बिलीव किया, वो और वो खत्म नहीं हुआ, वो आज उसका क्वांटम बहुत ज्यादा बढ़ चुका हुआ है। उसी तरह वो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ उन मीडिया हाउसेस से और उन मीडिया हाउसेस की तादाद भी बढ़ चुकी है। तो इस पे जो मैंने बात शुरू में की थी ना कि अब जंग सिर्फ फौज का सिपाही नहीं बॉर्डर पे लड़ेगा, वी ऑल आर एट वॉर ऑल द टाइम। We have to keep our eyes and ears open कि जो पोस्ट हम पढ़ रहे हैं इसका मकसद क्या है और इसको बनाने वाला कौन है, इसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है। जी बिल्कुल। अच्छा सर, ये भी कहिएगा कि पाकिस्तान अब आलमी तौर पर, आलमी सतह पर अपना मौक़िफ़ ज़्यादा मौसर बनाने के लिए और अपना जो इमेज है उसको पॉजिटिव बनाने के किन शोबों पर ज़्यादा तवज्जो दे रहा है? देखिए, पाकिस्तान इस वक्त जो है जितने भी इनोवेशंस के साथ मॉडर्न वॉरफेयर जो आ रहे हैं, जिस तरह पाकिस्तान के ऊपर अटैक आ रहा है उसका काउंटर जो मैकेनिज्म है पाकिस्तान बहुत अच्छा डेवलप कर रहा है। पाकिस्तान आज जिस पेडेस्टल पे खड़ा है, मेरा नहीं ख्याल के 78-79 साल में इससे पहले पाकिस्तान को वो पेडेस्टल कभी नसीब हुआ, या एक दफ़ा जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में 1974 में जब उन्होंने तमाम उम्मत के मुसलमानों को लाहौर में इकट्ठा कर लिया था 1974 में OIC के सिलसिले में, तो एक बहुत बड़ा पेडेस्टल पाकिस्तान को हासिल हुआ था। और उसके बाद मैं समझता हूँ उससे बड़ा पेडेस्टल आज पाकिस्तान खड़ा है। जिस तरह ईरान पाकिस्तान की जंग पाकिस्तान ने बंद कराई है, एक और बहुत बड़े एक ही मुल्क के दो ग्रुप्स जो मुस्लिम उम्मा के बहुत बड़ा मुल्क है उनके बीच में पाकिस्तान सुलह कराने जा रहा है और वो बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ होगी, अभी मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका। और उसके बाद एक और बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे पाकिस्तान इस वक्त, तो पाकिस्तान को सबसे बड़े चैलेंजेस जो हैं इस वक्त उस नेगेटिव प्रोपेगेंडा से हैं जो डिजिटल और सोशल मीडिया के ज़रिए पाकिस्तान की कौम के अंदर किए जा रहे हैं, जो मुझे और आपको आपस में लड़ाने के लिए की जा रहे हैं। मेजर साहब, आपका मजीद भी इसी मौजू पर मजीद भी आपसे बात करेंगे और यहीं से आगाज़ करेंगे। छोटी सी ब्रेक का कहा जा रहा है, वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक व्यूअर्स, एक बार फिर से अपने सेगमेंट को आगे बढ़ाएंगे। और सर, जैसे भी जिक्र हो रहा था साइबर वॉरफेयर से मुतालिक, तो क्या इसके लिए और ये जो साइबर जंग इस वक्त जारी है, कोई प्रोजेक्ट्स भी इस वक्त आए हैं? और एक जो अनफोल्ड पंजाब के नाम से इस वक्त प्रोजेक्ट जारी है, उसको लुक आफ्टर भी आप कर रहे हैं, तो इसमें आपका क्या किरदार है? देखिए, जो मैं बात कर रहा था ना कि जो मीडिया हाउसेस बेंगलोर में बैठ के रन हो रहे हैं, जो मीडिया हाउसेस यरूशलेम में बैठ के रन हो रहे हैं, उन्होंने जिस तरह पाकिस्तान के ऊपर साइबर अटैक्स किए हैं और पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए डिफरेंट नैरेटिव्स के ऊपर उन्होंने काम किया। और उसमें से एक बहुत बड़ा नैरेटिव जो था वो जिस तरह उन्होंने फ़ौज को टारगेट किया, पाकिस्तान के सोशल सिस्टम को टारगेट किया, पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम को टारगेट किया। अच्छा, उसमें एक टारगेट जो बहुत बड़ा उनका बिका वो था एंटी पंजाब। अच्छा, वो एंटी पंजाब कैसे था कि बलूचिस्तान वालों के पेजेस बना के उन्होंने, तो ये जी पंजाब सब कुछ खा गया, इस तरह KPK के कुछ पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल फोरम्स के नाम से पेजेस बना के उन्होंने एंटी पंजाब कैंपेन शुरू की। अच्छा, डिफरेंट। और जिस तरह अभी जॉइंट एक्शन कमेटी जो जिसके ऊपर बैन भी लग चुका हुआ है, और वो कश्मीर में जिन्होंने एक इशू खड़ा किया, उन्होंने भी नारा एंटी पंजाब लगाया, पंजाब खा गया, पंजाब की फौज, पंजाब का ब्लड। अच्छा, अब एक मैं शऊर थोड़ा सा आपके तवस्सुत से देता जाऊं
कि पाकिस्तान की अगर 24 करोड़ आबादी है तो उसमें से 14 करोड़ आबादी सिर्फ पंजाब की है। अब इसमें पंजाब का क्या फॉल्ट है? पंजाब इस वक्त 90% जो हमारी फूड प्रोडक्शन है वो पंजाब पूरे मुल्क को सप्लाई कर रहा है। इस वक्त कश्मीर के किसी कोने में भी जाके जो इस वक्त रोटी सुबह नाश्ते में पक रही है वो किस तरह पंजाब के किसान ने पकाई है, कोई इसको मेंशन नहीं करता, कोई एप्रिसिएशन नहीं है उस किसान की। किस तरह उसने गर्मी जून जुलाई में चावल उगा के अपने गिलगित के भाई को उसने एंड बॉर्डर पे चावल भेजा है, किसी ने आज तक पंजाब के उस किसान को एप्रिशिएट नहीं किया। और जिसको फिर डेप्रिसिएशन मिलती है कि उसको उस चावल उगाने में या उसको गंदम उगाने में लॉस भी हुआ है, वो फिर भी उगा रहा है क्योंकि मेरा पूरे मुल्क के बासी जो हैं वो ये खाना खा रहे हैं, मुझे उगाना है। एक सर्कल चलता रहे, एक सर्कल चल रहा है, एक इकोसिस्टम चला रहा है वो किसान। और इंस्टेड कि उसको एप्रिशिएट किया जाता कि तुम्हारी वजह से हमारे बच्चे जो हैं वो खाना खा रहे हैं, उल्टा उनको प्रोपोगेट किया गया इंडिया के डिफरेंट साइबर वॉरफेयर के जरिए कि पंजाब खा गया। तो इसलिए वो जो अनफोल्ड पंजाब का, और दूसरा एक प्रोपोगंडा किया गया जी पंजाब जो है वो हर जगह पे, पंजाब के अंदर किसी सिंधी का, किसी बलोची का, किसी पठान का वो आके कारोबार करना जो है वो पॉसिबल नहीं। हमने ये अनफोल्ड पंजाब के नाम से जो हमने एक प्रोजेक्ट बनाया टू क्रिएट हार्मोनी बिटवीन द प्रोविंसेस, कि पंजाब में जो पठान काम कर रहे हैं हम उनके पास जाते हैं। बड़ा एक मैं आपको मजेदार वाकया सुनाऊं कि 2 बच्चे हमने पकड़े पंजाब यूनिवर्सिटी के जो 2 साल से हॉस्टल में रूममेट थे। एक सवाबी का रहने वाला था केपीके का, एक बुरे वाला का पंजाब का रहने वाला था। 2 साल से हमने उनके इंटरव्यू किए। एक पंजाबी था और एक बुरे वाला का था। एक पंजाबी था बुरे वाले का, और एक सवाबी का था केपीके का। ठीक है, 2 साल से वो रूममेट थे। हमने उनको इंटरव्यू किए अनफोल्ड पंजाब के प्लेटफॉर्म पे। हमने सवाबी वाले से, हमने बुरे वाले से पूछा कि तुम 2 साल से पठान के साथ रह रहे हो, क्या फील? उसने कहा मेरे सगे भाई से ज्यादा मेरी केयर करता है, मैं इसकी वजह से अब 5 वक्त नमाज पढ़ता हूँ, मैं इसकी वजह से ये कुरान पढ़ता हूँ। और जब पठान से पूछा गया वो कहता है कि इसकी वजह से मैं, अगर ये ना होता तो मैं शायद 4-5 दिन के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी छोड़ के चला जाता, मैं पढ़ ही ना पाता। इस बंदे ने मुझे एडजस्ट किया इधर कंफर्ट जोन। तो फिर हमने ये सवाल क्रिएट किया कि मसला ना तो पठान को पंजाबी से है, ना पंजाबी को पठान से है, तो मसला किसको है? ये किस ताकत को मसला है जिसको तकलीफ है इस प्यार की, मोहब्बत की, अखुवत की? क्योंकि हमारा रिश्ता जो है वो इतना मजबूत रिश्ता है आपस में, और वो रिश्ते की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह है। तो इसको क्रिएट किया जा रहा है, तो उसको काउंटर करने के लिए अनफोल्ड पंजाब का जो हमने प्लेटफॉर्म है वो लॉन्च किया। जी जी। अच्छा सर, ये भी कहिएगा फिर अब कौमी बयानियों को मजबूत बनाने के लिए, जैसे अभी ये बात हो रही थी, तो पाकिस्तानी मीडिया, फिर ओवरसीज पाकिस्तानी भी, जहां पाकिस्तानियों का जिक्र आता है वहां पे ओवरसीज पाकिस्तानियों का भी जिक्र आता है, और नौजवानों का फिर क्या किरदार होना चाहिए? देखें, मुझे एक खुशी की बात यह है कि जो हमारा नौजवान है ना, जिसको चाहे आप जेनजी का नाम दें, चाहे आप कोई भी नाम दें, वो बड़ा मुझसे ज्यादा बाशऊर है, और मुझे बड़ा फख्र है इस बात के ऊपर। वो उस तरह सुनी सुनाई बातों पे कान नहीं धरता, लेकिन जहां वो इस तरह सुनी सुनाई बातों पे कान नहीं धरता वहां वो कभी भी झूठ भी नहीं एक्सेप्ट करेगा। जहां हम पहले नौजवानों से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, पहले स्टेट की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है जो वो नौजवानों का, स्टेट की यहां रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सच का नैरेटिव नौजवानों के सामने रखे। सच में इतनी ताकत होती है कि वो हर नस्ल, हर रंग का बंदा उसको एक्सेप्ट करता है, और सच के लिए फिर आपको उसको छुपाने के लिए कोई झूठ नहीं बोलने पड़ते। बिल्कुल। तो जब आप सच बोलेंगे नौजवान के साथ, नौजवान रिस्पॉन्ड करेगा। और नौजवानों के ऊपर इस वक्त फर्ज है वो किसी नेगेटिव प्रोपेगेंडा का हिस्सा ना बने, वो स्टेट के ऊपर बिलीव करें। स्टेट का रोल माँ की तरह होता है। माँ समटाइम जब वो फील करती है या जब वो स्ट्रेस में होती है, बच्चे को फंड भी देती है। तो अगर जब फंडे भी जा रहे हो तो स्टेट के ऊपर बिलीव करो कि इसमें ओवरऑल हमारा कुछ भला है।
अच्छा सर, जाते जाते आखिर में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर आप हुकूमत, मीडिया और आवाम के लिए 3 अहम तजावीज़ देना चाहें जिनसे पाकिस्तान का जो मस्बत तशख़्ख़ुस है वो मज़ीद मजबूत भी हो और मालूमाती जंग के जो चैलेंजेस हैं इनको बेहतर अंदाज में इनका मुकाबला किया जा सके, तो वो क्या होंगी? एक तो नंबर 1, जिस तरह हमारे दीन ने भी हुक्म दिया है कि सुनी सुनाई बात को आगे मत शेयर करो, बात की ऑथेंटिसिटी चेक करो और हर चीज शेयर करना आपके ऊपर को फर्ज भी नहीं है। एक इंफॉर्मेशन आप आई है, होल्ड इट। दूसरी बात यह है कि अपना काम जो है, जो भी आपका काम है, जिस एज में आप हैं, आप तालिब इल्म हैं, आप एंकर हैं, आप ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, आप कैमरा मैन, अपना काम 16 ने प्रोड्यूस करें, शिकवा छोड़ दें, सब्र करना सीखें। और तीसरा ये है कि जो मैंने पहले कहा है कि स्टेट आपकी माँ है, स्टेट के कभी ऊपर मिसट्रस्ट ना करें। बिल्कुल। सीनियर तज्ज़ीकार मेजर रिटायर्ड मेसम रजा साहब हमारे साथ मौजूद थे, इंतहाई अहम मौजू था, इस पर बात कर रहे थे, इजहार ख्याल कर रहे थे। सर बहुत शुक्रिया आपका हमारे पास आने के लिए। और इसी के साथ यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। न्यू पाकिस्तान इस वक्त जारी है, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, और प्रोग्राम की अब आखिरी सेगमेंट में हम बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप 2026 की, और आपको बताएं कि 48 में से सिर्फ अब 8 टीमें बाकी रह गई हैं और क्वार्टर फाइनल जो मुकाबले हैं उनका आगाज बाकायदा तौर पर हो गया है। और इस वक्त फीफा वर्ल्ड कप जितने भी फुटबॉल लवर्स हैं उनके लिए इस वक्त तवज्जो का मरकज बना हुआ है, आलमी सतह पर भी और नेशन वाइड भी। और इस वक्त जितने भी शायकीन फुटबॉल हैं उनकी नजरें सिर्फ और सिर्फ हर मैच पर और हर खिलाड़ी पर इस वक्त लगी हुई हैं। और इसी पर हम बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप 2026 में जो मैच है अपने सनसनीखेज आखिरी मराहिल में दाखिल हो रहा है और 48 टीमों से शुरू होने वाला ये जबरदस्त खेल, इसमें सिर्फ 8 टीमें अब बाकी रह गई हैं और इन 8 टीमों में अब कड़ा मुकाबला होने जा रहा है, जबकि कई बड़ी और साबिक जो आलमी चैंपियन टीमें हैं वो भी टूर्नामेंट से अब बाहर हो चुकी हैं। राउंड ऑफ 16 में शानदार मुकाबले, उसके बाद फिर हैरान को नताइज और इजाफी वक्त की कशमकश और पेनल्टी शूट आउट्स के बाद शायकीन फुटबॉल जो है इस वक्त वो बेताब हैं ये जानने के लिए, ये देखने के लिए कि कौन सी टीम फातेह करार पाएगी इस टूर्नामेंट में। और अब नजरें जो हैं तमाम फुटबॉल लवर्स की वो क्वार्टर फाइनल मरहले पर लगी हैं, जहां हर मैच एक फाइनल मैच की हैसियत रखता है। फ्रांस और मराकश का दिलचस्प मुकाबला, उसके बाद स्पेन और बेल्जियम की टक्कर, फिर नॉर्वे और इंग्लैंड की ताकत आजमाई, जबकि दिफाई चैंपियन अर्जेंटाइन का मुकाबला होगा स्विट्जरलैंड पर। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यासिर रहमान, साबिक फीफा असिस्टेंट रेफरी हैं। उनसे अब तक की जितनी भी अपडेट्स हैं वो हम लेंगे, इस पर उनसे बात करेंगे। यासिर रहमान ने हमें ज्वाइन किया है। यासिर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। ओके यासिर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि राउंड ऑफ 16 में आपके नजदीक सबसे बड़ी अपसेट और सबसे मुतासिरकुन कारकर्दगी किस टीम की रही है? राउंड ऑफ 16 में बहुत सारी जो नई टीम्स थी उन्होंने बहुत बहुत बड़े बड़े परफॉर्मेंसेस दी हैं। जिस तरह आप देख लें कि इजिप्ट वर्सेस अर्जेंटीना, बहुत ही उम्दा फुटबॉल देखने को मिली, और लोग जो किस्मत ने कहीं पे उनका साथ नहीं दिया। और भी बहुत सारी नई टीम थी, लेकिन अभी जो फाइनल 8 में टीम्स आई हैं और मुकाबले और भी ज्यादा हम टक्कर के देखने को मिलेंगे। तो अभी तक इस वर्ल्ड कप में बहुत सारी नई आने वाली टीम्स ने हैरान किया है शायकीन को। जी अच्छा यासिर, ये भी कहिएगा कि 48 टीमों से शुरू होने वाले मैच में अब सिर्फ 8 टीमें बाकी रह गई हैं, तो आपको क्या लगता है कौन सी टीम अब कितनी मुतवाज़िन और कितनी मजबूत दिखाई दे रही है? किस पोजीशन पे कौन सी टीम होनी चाहिए? अभी कुछ भी कहना है, क्योंकि वर्ल्ड कप दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल इवेंट है और यहाँ इस लेवल पे कुछ भी कहना कबल वक्त होगा, क्योंकि ये सारी टीम्स एक 4 साल के क्वालिफाइंग राउंड के प्रोसेस से गुजर के आती हैं। और जिस तरह से हमने देखा कि इस वर्ल्ड कप में बड़ी टीम्स के अलावा नई आने वाली टीम ने भी बहुत बड़े बड़े अपसेट किए। जिस तरह कैप वर्दे की टीम ने इनिशियल ग्रुप स्टेज में स्पेन जैसी टीम के साथ ड्रॉ किया, उसके बाद अनबीटेबल रही अपने आखिरी मैच तक। तो ईरान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इजिप्ट ने जिस तरह आखिरी मैच तक। तो अभी कुछ भी कहना कब वक्त है, और मेरे नजदीक फाइनल 4 में
मैच डे पे जो टीम बेहतर परफॉर्म करेगी वो ही आ सकती है। जो स्टैट्स अभी तक सामने है उसके हवाले से जो कुछ टीम में बड़े नाम हैं, लेकिन एज कम्पेयर जो नई टीम है उनके साथ, तो वो भी किसी भी तरह से उससे कम नहीं। या सिर्फ फ्रांस और जो मराकश की टीमें हैं, आपको इसको किस नजर से देखते हैं और किस टीम के इम्कानात आपको क्या लगता है जीतने के ज्यादा है? जिस तरह मैंने पहले कहा, इट डिपेंड्स के मैच डे पे कौन सी टीम किस तरह परफॉर्म करती है और किस कोच की स्ट्रेटजी है वो क्लिक कर जाती है। अभी कुछ भी कहना कब वक्त होगा, कोई भी टीम इनमें से आप ये नहीं कह सकते कि ये अपर हैंड है और इसको आप फेवरेट कर दे सकते, क्योंकि अभी तक की जो परफॉर्मेंसेज हैं, ये फाइनल 8 में जो टीम आई हैं, तो हम इस पे कुछ भी अपनी वर्डिक्ट देना कब वक्त होगा। लेट्स मैच डे लेट कम और फिर इंशाल्लाह दुनिया देखेगी व्हाट विल बी द आउटकम। अच्छा यासिर, अभी तक की जितनी भी ये जो अपडेट है इस फीफा वर्ल्ड कप से मुतालिक, इसमें जो टीमें बाहर हुई हैं उनकी जानिब से कुछ इल्जामात आयद किए जा रहे हैं रेफरीज पर, तो आपको क्या लगता है कौन कौन से इल्जामात हैं और क्या उनके तहफुजात हैं और इन तहफुजात को दूर किया कैसे किया जा सकता है? देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और पूरे दुनिया फुटबॉल के शायकीन में ये बहुत बहस छिड़ी हुई है। लेकिन जब अगर मैं फुटबॉल फैन के तौर पे देखें तो मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू वही रहेगा, जो कि इमोशंस क्योंकि अटैच होते हैं, आपकी एफिलिएशन जिस टीम के साथ होती है, आप जिस मुल्क को सपोर्ट कर रहे होते हो। और अदर हैंड जो बिल्कुल मुख्तलिफ सिनेरियो होता है जब आप रेफरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, क्योंकि ये जितने भी इश्यूज सामने आ रहे हैं, कंट्रोवर्सी सामने आ रही हैं, जो एक मैच रेफरी होता है उसने विद इन सेकेंड डिसीजन लेना होता है, और जो शाकीन होते हैं और रेफरी ने अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ द गेम जो उनको इतनी ट्रेनिंग की होती है, सीखा होता है, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेने होते हैं। जबकि शायकीन की जो एक्सपेक्टेशन होती है वो अपनी टीम के लिए, क्योंकि उनके इमोशंस अटैच होते हैं, वो कुछ और होती हैं, और शायकीन जो अपना वर्डिक्ट कायम करती हैं वो इसी पे होता है, क्योंकि वो बारहा डिफरेंट एंगल से अभी तक के जो कुछ मेजर इश्यूज जो तहफुजात हैं शायकीन फुटबॉल के डिफरेंट टीम ऑफिशियल्स के, वो यही है। जिस तरह एक सबसे जो बड़ा हेडलाइन बना हुआ है आजकल, जो यूएसए की टीम के प्लेयर का जो रेड कार्ड है उसके डिसीजन को रिवर्स किया, उसको अलाउ किया, ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। और उसके बाद रिसेंटली इजिप्ट और अर्जेंटीना जो रिसेंट वर्ल्ड चैंपियन है उसके मैच में होने वाले इंसिडेंट्स, तो अगर हम इसको रेफरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आई विल डेफिनेटली सपोर्ट द रेफरी डिसीजन, बिकॉज यासिर यहाँ पर एक सवाल ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना कि कुछ खास टीमों की जानिब से सिर्फ ये एलिगेशंस लगाई जा रही हैं, बाकी टीमों की जानिब से तो ऐसा कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आई। सिर्फ इजिप्ट और ईरान का बार बार ये कहना है कि उनको तहफुजात हैं और रेफरीज को वो ब्लेम कर रहे हैं। जी देखिए, वही मैं कह रहा हूँ कि जब एक लोअर रैंक की टीम अच्छा परफॉर्म करती है और किसी बड़ी टीम के खिलाफ लाइक डाइंग मिनट्स तक जाती है और मैच के कुछ फेज में वो लीड कर रही होती है, तो सम टाइम उन्हें लगता है कि हमारे साथ कुछ बायस डिसीजन हुए हैं। लेकिन रेफरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप देखते हैं तो हर डिसीजन का, अब हम अर्जेंटीना और इजिप्ट की अगर बात ले लें तो इसमें हर जो एक VAR का जो इख्तियार होता है वो बहुत लिमिटेड है, बहुत कम सिनेरियोज होते हैं, ऑब्वियस गोल नो गोल, पेनल्टी नो पेनल्टी की या रेड कार्ड डिसीजन पे उन्होंने VAR पे जाना होता है। स्पेसिफिकली हम जिस इंसिडेंट की बात कर रहे हैं कि एक जो इजिप्ट का गोल जिस अलाउ किया मैच में रेफरी ने, तो डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ द गेम जब किसी भी गोल के बिल्डअप फेज में कोई भी ऑफेंस होता है और वीडियो असिस्टेंट रेफरी को लगता है कि रेफरी शुड मस्ट रीचेक इट, तो वो जरूर कम्युनिकेट करता है अपने रेफरी को, और ऐसा ही हुआ। वो बिल्डअप फेज में एक ऑफेंस हुआ था जिसके बाद उसी बिल्डअप में गोल स्कोर हुआ, तो डेफिनेटली वो अपना डिसीजन को, वो गोल को रिवर्स करेंगे और जहां पे ऑफेंस हुआ था वहां से दोबारा रिस्टार्ट होगा। फिर जो कोचेज हैं और इजिप्ट के, उनका ये है कि सेम सिनेरियो जो हुआ, मोहम्मद साला का इंसिडेंट जो हुआ अर्जेंटीना के पेनल्टी एरिया में, रेफरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखते हैं तो वो बिल्कुल एक डिफरेंट सिनेरियो था। अब देखना ये होता है कि हर कॉन्टेक्ट जो ऑफेंस नहीं होता, उस ऑफेंस में स्पेसिफिकली मैं कहूंगा कि मोहम्मद साले ही वाज टेकिंग रिस्क। उससे पहले जो अर्जेंटाइन के डिफेंडर्स थे उन्होंने बॉल की पोजीशन उनसे छीन ली थी, पहले उन्होंने बॉल को खेला, आफ्टर दैट जब आप रिप्ले को स्लो करके देखेंगे तो आपको नजर आएगा मोहम्मद साला वाज टेकिंग रिस्क
तो वो रिस्क ले ठीक है, यासिर रहमान हमारे साथ साबिक फीफा असिस्टेंट रेफरी इस मौजू पर बात करने के लिए मौजूद है और हमें बता रहे थे कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 में इस वक्त कितने मुकाबले हुए हैं, क्या क्या कुछ टीमों की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात किए जा रहे हैं, वो तहफ़्फ़ुज़ात कौन से हैं और अभी कौन कौन सी टीमों में मुकाबले होने बाकी हैं। इसी के साथ न्यू पाकिस्तान की होस्ट को दीजिए इजाज़त और इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक नई एपिसोड के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए न्यू पाकिस्तान।